संजय राउत जिस तरह से ईडी दफ्तर गए हैं, ऐसा लग रहा था जैसे देश के लिए कोई बहुत बड़ा मेडल लेके गए, वो भगवा गमछा लेके दोनों हाथ ऐसे करके विक्ट्री दिखा रहे हैं, साइन दिखा रहे हैं, थम्स अप कर रहे हैं। आप कोई बड़ा काम नहीं करके गए हैं। बेसिकली आप जो चौल के लोग थे, वो जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं, आप उनके ऊपर की जो सर की छत थी ना भाई साहब, आप वो चोरी करके वो पैसा लेके आप फॉरेन ट्रिप्स कर रहे थे। इतने बेशरम है दोनों राउत, प्रवीण राउत, संजय राउत। एक प्रवीण राउत है जो उसको मदद करता है, दूसरा अलीबाग एक बहुत पॉश एरिया है मुंबई का, वहाँ पे सुना 8 या 10 बड़े प्लॉट भी खरीदे गए हैं जो प्रवीण राउत, सामने से प्रवीण राउत थे, पीछे से सारा पैसा संजय राउत का था। 70% पैसा कैश में दिया गया है। कोई भी प्रॉपर्टी आप लेते हैं उसमें 70% कैश आप दे ही नहीं सकते। दूसरा है 70% कैश आया कहाँ से? ये सारे सवालों का जवाब ठाकरे साहब को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना चाहिए था। लेकिन आप इतनी तमाम बातें बोल रही हैं, दोनों राउत चोर चोर, लेकिन उद्धव ठाकरे जी तो कहते हैं कि एक शिव सैनिक किसी के आगे नहीं झुकता, संजय राउत अभी तक नहीं झुके हैं, अच्छा किया है। इस बयान को क्या जवाब देना चाहिए? ये बयान बोल के वो कहीं ना कहीं शिवसेना के जो शिव सैनिक हैं, जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब के द्वारा बनी हुई इतनी बड़ी एक पार्टी है, जिन्होंने देश संस्कृति के लिए हमेशा काम किया, हिंदुत्व के एजेंडे को चलाया, जो 2.5 साल से उनके बेटे जो जब उस कुर्सी पे बैठे थे तो थोड़ा सा वो डगमगा गए थे, क्योंकि उन्होंने हाथ मिला लिया एक ऐसी पार्टी के साथ जिस पार्टी के लिए संजय जो बाला साहेब थे वो कहते थे कि अगर मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा तो मैं अपनी दुकान कर दूंगा बंद, लेकिन मैं कभी भी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। आपने उनके बेटे होने के बावजूद उस पार्टी से हाथ मिलाया। दूसरा मुझे बताइए, आप शिवसैनिक झुकेगा नहीं ये बोलते हैं तो भैया शिवसैनिक तो चोरी नहीं कर सकता, शिवसैनिक चोर नहीं हो सकता। शिवसैनिक गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले बाला साहेब की पार्टी का प्रवक्ता संजय राउत गरीबों के सर की छत छीन लेता है, पैसा चोरी करता है, और पैसा चोरी करने के बाद फॉरेन ट्रिप्स लेता है। 2010 से 2011 ये कहा गया है कि पूरे 1 साल 2 लाख रुपए महीना संजय राउत को प्रवीण राउत देते थे। ये ईडी ने कोर्ट में कहा है आज, अभी 2 घंटे पहले। तो आपको कैश भी मिलता था, आपको अलीबाग में प्रॉपर्टी भी मिली है, आपने 70% कैश दिया उसको खरीदने में, आप फॉरेन ट्रिप्स किया करते थे। और दूसरा मुझे बताइए, ये एक सरकारी जमीन थी, गोरेगांव जो है वहाँ पे एक सरकारी ज़मीन थी, 47 एकड़ लैंड थी, उसमें 3000 फ्लैट्स बनाने थे। 3000 फ्लैट में आई थिंक 600 650 का कुछ फ्लैट था जो वहाँ झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, उन्हीं को बना के देने थे। लेकिन आपने उसमें भी गुणागणित कर दिया, आपने उसमें चोरी कर दी। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो प्रवीण राउत की है, आप लोगों ने 2011 में कैसे वहाँ से जो फ्लैट 3000 फ्लैट में 650 फ्लैट निकाल लीजिए, बाकी फ्लैट महाराष्ट्र हाउसिंग अथॉरिटी को देनी थी, डेवलपमेंट अथॉरिटी को, आपने उनको ना देके कुछ हिस्सा, आपने कुछ जमीन का हिस्सा बिल्डरों को बेच दिया। उन बिल्डरों में प्रवीण राउत भी है। प्रवीण राउत आपको उसका फायदा देते रहे, आपको विदेश घुमाते रहे, पैसा देते रहे, आपके अकाउंट में पैसा देते रहे। प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी जी के अकाउंट से वर्षा जी जो संजय राउत की पत्नी है, उनके अकाउंट में भी 53 लाख रुपए गए, पहले कुछ 80-85 लाख रुपए गए। इतना जो बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा था, क्यों हो रहा था, ये संजय राउत जी को भी बताना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ये उद्धव ठाकरे जी को बताना पड़ेगा कि जिसको आप असली शिव सैनिक कह के शिव सैनिकों को बदनाम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। अच्छा, आप लगातार बाला साहेब की बात कर रही हैं। कल हिरासत में आने से पहले संजय राउत ने एक बयान दिया था कि मेरा इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, मैं बाला साहेब की कसम खाकर कहता हूँ। इस बयान को कैसे देखिए, मैं तो कहती हूँ बाला साहेब ऊपर से अगर देख रहे होंगे तो बाला साहेब तो ये सोच रहे होंगे कि मतलब आज मैं नहीं हूँ, मेरी झूठी कस्में खा खा के संजय राउत ने पूरी पार्टी मेरी बर्बाद की। हिंदुत्व के एजेंडे पे चलने वाली पार्टी को गठबंधन में मिला के और अपने बड़बोलेपन की वजह से पार्टी को 2 टुकड़ों में एक तरह से ला दिया। आज पार्टी को यहाँ से यहाँ लाने वाले संजय राउत हैं। संजय राउत ही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने शिवसेना को बर्बाद किया। और ये जो चोरी के बाद आप ये जो बड़े ऐसे हाथ हिला रहे हैं, आप खुद को दिखा रहे हैं, कह रहे हैं मैं बहुत बड़ा, मैं झुकूंगा नहीं, मैंने कोई चोरी की नहीं है, और उस पर से बाला साहेब की आप कसम खा रहे हैं, झूठी कसम खा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप शिव सैनिकों को हर्ट कर रहे हैं, उनके इमोशनल सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं मानसिक तौर पे। मुझे लगता है कि जो बार बार सुशांत सिंह राजपूत को ये कहते थे, कूपर हॉस्पिटल में जाके थोड़ा इलाज संजय राउत को भी अपना कराना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है प्रीति जी कि संजय राउत को हिरासत में ले लिया गया है, उद्धव ठाकरे समर्थन में आ रहे हैं, क्या कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है, समर्थन में आखिर क्यों उतरे हैं? पहले तो देखिए, शिवसेना के भी 2 टुकड़े नहीं हुए हैं, शिवसेना पूरी एक पार्टी है, बस सीएम का चेहरा बदल गया। आपने एक बार भी देखा कि महाराष्ट्र के जो इस समय के सीएम हैं
शिंदे साहब, वो एक बार भी समर्थन में आए? उन्होंने ईडी के खिलाफ कुछ बोला? नहीं। ये जो 2.5 साल से गैंग था ना, वो छोटा चोर, बड़ा चोर, डकैत, बड़ा डाकू, छोटा डाकू, वो सारे मिल गए, वो सारे चोर एक साथ मिल गए। आज वही लोग एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने 2.5 साल एक दूसरे की चोरी पे लिपापोती की है, जिन्होंने पर्दा डाला एक दूसरे के गलत कामों में, काले कारनामों में, वही सामने। भाई महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र के सीएम का बयान नहीं आ रहा। सीएम तो ठाकरे साहब नहीं है, सीएम तो शिंदे साहब है, शिंदे साहब तो कुछ बोल नहीं रहे। इसका मतलब ईडी जो अपनी कार्रवाई कर रही है वो अपनी कार्रवाई कर रही है, आपको क्यों बुरा लग रहा है? और ईडी की कार्रवाई जब 2020 में महाराष्ट्र के पीएमसी बैंक घोटाले सामने आए, उसमें प्रवीण राउत का कंपनी का नाम आया। प्रवीण राउत की कंपनी का जब नाम आया तो पता चला भाई प्रवीण राउत के कनेक्शन संजय राउत से भी हैं। प्रवीण राउत की पत्नी के अकाउंट से संजय राउत के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है। तो ये सारा कनेक्शन 2020 में बैंक पीएमसी घोटाले के सामने आया है। आप ये सब चीज़ें करके कहीं ना कहीं शिवसेना का, शिव सैनिकों का मनोबल गिरा रहे हैं। लेकिन देखिए, शिवसेना 2 टुकड़ों में नहीं होते हुए भी मुझे लगता है कि आज शिवसेना है 2 टुकड़ों में। एक जो वाकई हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब की एक जो छत्र छावनी में जो पले हैं, जो बड़े हैं, जिनकी ट्रेनिंग हुई है, जो हिंदुत्व के एजेंडे पे चले, एक वो लोग हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने 2 साल पहले, 2.5 साल पहले एक सरकार बनाई है, महाआघाड़ी विकास सरकार जो बनाई इन्होंने, उसमें जितने चोर थे जब सब इकट्ठा हुए तो एक गुट वो है। तो आज संजय राउत के बयान में, संजय राउत के काम पे पर्दा डालने, उनका समर्थन करने वही लोग आ रहे हैं जिन्होंने मिल के 2.5 साल अपने होम मिनिस्टर से 100 करोड़ की उगाही करवाई थी। अच्छा प्रीति जी, क्या लग रहा है कि क्या अगला नंबर उद्धव ठाकरे जी का हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से समर्थन में उतर रहे हैं, क्या लगता है कि क्या ईडी अगला रेड उन पर मार सकती है? देखिए, जांच तो जरूर होगी। और अगर महाराष्ट्र जो राज्य सरकारी, जो महाराष्ट्र अथॉरिटी है, अगर वो जमीन उसकी थी और अगर उसकी जमीन होने के बावजूद बिल्डरों को ट्रांसफर, देखिए मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आप हो, शिवसेना हो, गरीबों का पैसा मारने वाले को कभी नहीं बख्शा जाना चाहिए, चाहे वो कोई हो, चाहे भाजपा का नेता हो, चाहे शिवसेना का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो। हम क्या उम्मीद करते हैं देश की सरकार से कि रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक चीज़ें हैं वो जनता को मुहैया करे, और खासकर उस वर्ग को जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, जो हमारा गरीब वर्ग है, जो किसी तरह आर्थिक स्थिति में कमज़ोर है। आप इतने बड़े नेता हैं, आप इतने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप गरीबों का फ्लैट नहीं छोड़ पाए। आपने गरीबों के पेट पे लात मार दी। आप गरीबों की छत को तोड़ के अपने लिए आलीशान हवेली और बंगला बना रहे। शर्म आनी चाहिए। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस तरह के जितने लोग हैं वो सबके सब जेल जाने चाहिए, चाहे वो कोई हो। रही बात उद्धव ठाकरे साहब की, तो देखिए महाराष्ट्र की ज़मीन थी, वहाँ की सरकार की ज़मीन थी, उसमें वो कौन से लोग थे, ऊपर से लेके नीचे तक वो कौन कौन से लोग थे जो मिले हुए थे, जिन्होंने सरकार की आंख में धूल झोंक के, अब उसमें सरकार इन्वॉल्व रही हो, सरकार का टॉप पोजीशन का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व ना रहा हो, लेकिन अथॉरिटी की इतनी बड़ी जमीन बिल्डरों को अगर बेची गई है तो इसकी जांच आनी चाहिए। और यकीन मानिए, अगर जांच आएगी तो 1000 करोड़ से ऊपर का जो घोटाला है, मैं नहीं मानती कि बड़े बड़े लोगों के साठ गांठ के बगैर ये वहां पे काम हुआ होगा। अच्छा, हिरासत के अलावा अगर मैं कुछ और चीज़ों पर नज़र डालूं तो भाषा को लेकर हमेशा संजय राउत जो है निशाने पर रहते हैं। अभी 4-5 दिन पहले एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें एक महिला को अभद्र गाली देते हुए सुनाई दिए थे। और काफ़ी साल पहले अगर आप नज़र दौड़ाएंगी सुशांत सिंह के टाइम पर, तो कंगना को कहते थे हरामखोर, उसके बाद सफाई देते हुए कहते हैं कि नोटी कहते हैं मुंबई की भाषा। संजय राउत जी को ये कहूँगी कि संजय राउत जी ने जो कहा था उस शब्द का प्रयोग करके और नोटी, तो आज शायद हम लोग भी ये सोचते हैं कि संजय राउत जी बहुत नोटी इंसान है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने शरारत का पूरा इस्तेमाल किया है, और जिस तरीके से वो देश की महिलाओं, बेटियों और कोई जिस तरह से हमको वायरल आया है, एक ऑडियो वायरल हुआ जिसकी आप बात कर रहे हैं, ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहे हैं, वो गंदी गंदी गालियों का प्रयोग कर रहे हैं। और बॉलीवुड से वो सारे लोग जो कल इन्हीं के समर्थन में खड़े थे, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में चुप थे, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे रिया चक्रवर्ती के लिए कि वो भी एक लड़की है, उसका भी एक सम्मान है, वुमेन राइट्स की बात है, वो सारे वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट, वो बॉलीवुड के प्लैक कार्ड लेने वाले एक्ट्रेस, वो बड़े बड़े लोग, वो बॉलीवुड के सारे गीतकार, संगीतकार, वो अवार्ड वापसी गैंग, आज कोई बोल ही नहीं रहा है। गंदी गंदी गालियों से वो आदमी धमकी दे रहा है उस महिला को कि मैं तुझे देख लूंगा, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहो, लेकिन आज कोई नहीं बोल रहा है। तो दोगला चरित्र उन लोगों का भी है जो इन केसेस में इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली, जो पैसा नहीं चुरा रहे हैं, जिन्होंने इस घोटाले में 1 रुपया नहीं चुराया, लेकिन ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। जब महिलाओं की बात आती है तो आपको रिया चक्रवर्ती याद आ जाती है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की बहन के बारे में, जो प्रियंका दी के बारे में बात होती है, तो आप साइलेंट हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, वहां आप कोई बात नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये दोहरा चरित्र, दोगला
बुरा चरित्र हमारे समाज में जो कुछ ऐसे लोग हैं उनका भी है। आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, 4 दिन के रिमांड में ले लिया गया है संजय राउत को, क्या लगता है कि आगे क्या कदम उठाएंगे उद्धव ठाकरे जी, या उनकी बीवी की तरफ से कुछ कदम उठाया जाएगा, या जो उनके खास दोस्त बताए जाते हैं प्रवीण राउत, जिनकी आप भी लगातार बात कर रही हैं, क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, राउत जी के अकाउंट में जो 37 लाख रुपए ट्रांसफर हुए, उनकी पत्नी के अकाउंट में जो लगभग 55 लाख रुपए ट्रांसफर हुए, पहले 85 लाख रुपीस ट्रांसफर हुए, इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। 70 लाख रुपए मैं कह रही हूँ कि ये भाजपा आपको फंसाने के लिए कर रही हो, ईडी मोदी जी के इशारे पे कर रही है, जैसे ये लोग बोलते हैं। मैं वो सारी चीज़ों को किनारे रख के सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आपके पत्नी के अकाउंट में, प्रवीण राउत की पत्नी के अकाउंट से पैसे क्यों आए? नंबर 1। नंबर 2, आपको फॉरेन ट्रिप्स प्रवीण राउत क्यों देता था? ऐसा क्या भाईचारा था? 2 लाख रुपए महीना आपको क्यों दिया जाता था? बिल्डर और सरकार की ज़मीन में बिल्डर कैसे इन्वॉल्व हुआ? बिल्डरों को ज़मीन क्यों बेची गई? जबकि वो 3047 एकड़ लैंड में 3000 फ्लैट बना के 600 समथिंग फ्लैट तो वहीं के लोगों को देना था, बाकी फ्लैट अथॉरिटी और उनके उक्त कंपनियों को देना था। इन चीज़ों का जवाब तो ईडी देखिए इनसे मानेगी, और मुझे लगता है कि जो सबूत ईडी के पास इस तरह से हैं कि आप दादर में फ्लैट खरीद रहे हैं, उसके दस्तावेज हैं, सारी चीज़ों के दस्तावेज, तो मुझे लगता है संजय राउत इस बार बहुत आसानी से छूटेंगे नहीं, चाहे इनके पीछे कितने भी बड़े बड़े लोग महाराष्ट्र के इस बार खड़े हों।